Okay, so now we are moving to yeast mitochondrial DNA. Okay, so what is yeast? Yeast is nothing but Saccharomyces cerevisiae. Okay, and in previous lecture we have observed that mitochondrial DNA of yeast is much more large in comparison to 16,000 base pair of approximately of humans. Mitochondrial genome of yeast is approximately 78,000 base pair. Okay, so it is like 5 times more in comparison to human genome. ठीक है, तो इतना छोटा yeast Saccharomyces cerevisiae is carrying 5 टाइम mitochondrial DNA 5 टाइम्स more, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। तो आप बोलोगे कि उसमें बहुत सारे जीन्स एडिशनल रहेंगे, नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, देयर आर सम जीन्स विच कैन बी एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे इंट्रॉन्स हो गए, इंटरजेनिक रीजन्स हो गए, तो इट विल तो ये सेवन जो जितना डीएनए बड़ा रहेगा उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे जीन्स एक्स्ट्रा रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें इंट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे या इंटरजेनिक रीजन्स ज़्यादा रहेंगे, या जो जीन का साइज रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि देखो इसमें इनकोड्स ओनली 6 एडिशनल जीन्स, इसमें खाली 6 एडिशनल जीन्स है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, 2 rRNA, 25 tRNA एंड 16 पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब क्या हो, जो आपका इसमें 2 rRNA जनरेट हो रहा है, 25 tRNA जनरेट हो रहा है एंड 16 पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स जनरेट हो रहे हैं। एंड इसमें क्या बताया गया, मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा डीएनए इन ईस्ट माइटोकॉन्ड्रियल कंसिस्ट ऑफ इंट्रॉन्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ज़्यादातर जो जीन्स है आपके या सीक्वेंसेस है ये ज़्यादातर इंट्रॉन्स है या नॉन कोडिंग रीजन्स है, मतलब इसमें से कोई भी आपके प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं जनरेट हो या किसी के लिए कोड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ईस्ट माइटोकॉन्ड्रियल ये इसमें क्या बोला गया, सेपरेटेड बाय लॉन्ग इंटरजेनिक स्पेसर रीजन्स दैट हैव नो फंक्शन। इसमें लॉन्ग इंटरजेनिक स्पेसर्स है, मतलब इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स काफ़ी बड़े बड़े है, ठीक है, और उनके कोई नॉन फंक्शन नहीं है, मतलब किसी के लिए कोड भी नहीं कर, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ें जैसे जीन्स इनकोडिंग पॉलीपेप्टाइड ऑफ्टन इंक्लूड इनकोड 5' to 3' यूटीआर्स। यूटीआर्स क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है। तो लीडर सीक्वेंसेस एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट, हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट यूनिट में किया था, लीडर सीक्वेंसेस होते हैं, फिर ट्रेलर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसी के लिए भी कोड नहीं करते, ठीक है, ओके। एंड बीच में जो स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन रहता है वो उस एक पर्टिकुलर जीन रहता है एंड दैट विल कोड एक्चुअली कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो बट ये जो इसमें एडिशनली 5' एंड 3' यूटीआर्स रहते ही, ओके। सो इसमें कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी है, मतलब जो सीक्वेंसेस रिपीट होते या डुप्लीकेटेड फॉर्म में रहते, ठीक है। सो ईस्ट में ज़्यादातर जो सीक्वेंसेस रहते हैं वो आपके इंट्रॉन्स रहते हैं या नॉन कोडिंग रीजन्स रहते हैं। ज़्यादातर जो आपके 5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए काफ़ी बड़ा है, बट थिंग इज कि उतना ही या 6 जीन्स ज़्यादा जनरेट करता है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। इंट्रॉन्स ज़्यादा है आपके बस, एंड जो इंटरजेनिक रीजन्स ज़्यादा है, ओके। एंड कुछ सीक्वेंसेस रिपीटेटिव है, कुछ डुप्लीकेटेड, ओके। तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट ईस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बाद फ्लावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो जैसे हम लोगों ने इन प्रीवियस लेक्चर भी कवर्ड, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं जिनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है, ठीक है, उनके पास सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। जस्ट अ सेकंड।
ओके, सो एनजी सो एंजियोस्पर्म्स में आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, सो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो ऑफ एंजियोस्पर्म है वो काफ़ी बड़ा है एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख टू 24 lakhs बेस पेयर, ठीक है। सो जैसे 1.8 लाख 1.86 लाख इट इज़ इन मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड, और 24 लाख है वो मस्क मेलन में। मस्क मेलन सुना रहेगा आप लोगों ने? यस, मस्क मेलन सुना है, Yes, शायद sir. खाया भी रहेगा आप लोगों ने। ओके ओके, सो इसमें क्या बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स भी थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। ओके, सीक्वेंसेस में भी, और सीक्वेंसेस में भी और साइज में भी। ओके, ठीक है। इसमें तो ये इतना वास्टली साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है प्लांट प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा वही है जो जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें ज़्यादातर जो सीक्वेंसेस है वो रिपीट्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट्स है। ओके, तो ज़्यादातर जो प्लांट का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो बहुत सारे रिपीट्स है, डायरेक्ट रिपीट्स है, ठीक है। ओके, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो सकता है। तो कैसे हो सकता है एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्रॉसिंग ओवर की वजह से? देखो ये जैसे ये रिपीट है, इधर दिख रहा है तुम लोग को, डायग्राम दिख रहा है होपफुली। यस, सो इधर देखो ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बेस पेयर लंबा क्रोमोजोम है, सर्कुलर क्रोमोजोम है, और ये रिपीट है, ए एंड बी एंड सी एंड डी इज रिपीट, ठीक है। तो इधर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो सकता है, जो आपका इंस्टेड ऑफ बिग वन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके आपके दो डीएनए जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सिंगल क्रॉसओवर इवेंट की वजह से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकते हैं दोनों, ठीक है। और इसमें क्या हो गया अभी देखो, जो सी एंड बी साथ में आ गए एंड ए एंड डी साथ में आ गए, तो ठीक है। तो देर इज़ अभी क्या हो गया, वेरिएशंस इंसर्ट हो गए इधर, या मतलब म्यूटेशंस इंसर्ट हो गए बेसिकली। ओके, तो ये चेंज हो गया, आपका सीक्वेंस वेरी हो गया। ये समझे कैसे हुआ? ठीक है, तो सी एंड बी साथ में आ गए, ए एंड डी साथ में आ गए, ठीक है, एंड ये ऑब्वियसली दोनों सेपरेट हो गए। तो इसमें क्या हो, वेरिएशंस इन इंसर्ट हो गए। ओके, तो इसमें बहुत सारे डायरेक्ट रिपीट्स रहते हैं, ठीक है, एंड इसमें पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी रहती है, और इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड साइज ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन यूनिवर्सल कोडॉन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नॉन यूनिवर्सल कोडॉन, मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? नॉन यूनिवर्सल कोडॉन, Means the one they are not present in every organism. एक्चुअली देर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। हाँ, तो इनको exceptions. नॉन यूनिवर्सल बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन, राइट, है ना, तो इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, ठीक है। तो इसका भी हम लोग वेरिएशंस देखेंगे। तो ये AUG मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, राइट, ये यूकेरियोट्स में होता है फर्स्ट कोडॉन, राइट। और अगर तुम लोग इसको सेम चीज़ अगर आप इसमें देखोगे, बैक्टीरिया में देखोगे, तो ये इट कोड्स फॉर
AUG कोड्स फॉर बैक्टीरिया में किसके लिए कोड कर रहा है? अरे मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहे हैं, बट इट इज फॉर्माइलेटेड, ठीक है, फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन दिखेगा इनके इंस्टेड ऑफ मिथ्योनिन, राइट। हम लोगों ने देखा था ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन किधर से आता है, वो यूबैक्टीरियल ओरिजिन है, ना कि यूकैरियोटिक ओरिजिन, राइट। ओके, सो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है इधर आगे, ठीक। तो अभी देखो इधर जो कोडॉन है UGA, ये किसके लिए कोड करता है नॉर्मली? स्टॉप कोडॉन। अच्छा, UGA, UAG एंड UAA। तो UGA क्या है? ऑकर है? ओपैल क्या है? ऑर्चर। नहीं। यूजीए ना। UGA ऑकर नहीं है, ऑशर नहीं है, OCHRE ना, ऑर्चर। नहीं। है। ऑशर, हाँ UAA है वो। Okay, so this is opal, then UAG is amber. करेक्ट, ये ओपल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये कोडॉन स्टॉप के लिए कोड कर रहा है, यूनिवर्सल कोडॉन है, ठीक है। बट अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में देखोगे तो इट इज कोडिंग फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। आप वर्टिब्रेट में देखो, ड्रोसोफिला में देखो, ये ईस्ट में देखो, इट इज कोडिंग फॉर ट्रिप्टोफैन, नॉट स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और ये खाली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तक ही लिमिटेड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही लिमिटेड है, अगर ये बाहर आ गया तो फिर स्टॉप कोडॉन नहीं सेंस करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज AUA इज आइसोल्यूसिन, और यूनिवर्सल कोडॉन है आइसोल्यूसिन, बट ये इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। और फिर तीसरा है जो AGA, ये एक्चुअली अर्जिनिन के लिए कोड करता है, बट इन वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रियल में स्टॉप के लिए कोड करता है, एंड दैट इज डिफरेंट, ठीक है। और ये ड्रोसोफिला में सेरिन के लिए कोड कर रहा है, और ईस्ट में अर्जिनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट, ड्रोसोफिला में दूसरा अमीनो एसिड और इनवर्टिब्रेट में स्टॉप का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए एक्सेप्शंस, हो गए काफ़ी अच्छे एक्सेप्शंस हो गए। फिर अगर एक और मैं बताऊँ तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में GUG इज अ फर्स्ट कोडॉन, ओके, इंस्टेड ऑफ AUG, GUG इज अ फर्स्ट कोडॉन, ओके। GUG इज द फर्स्ट कोडॉन, जो कि मिथ्योनिन, आई थिंक GUG है फर्स्ट कोडॉन, देख लेना एक बार, ओके। ओके, ओके, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। तो just a second. ओके, सो आगे चलते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का भी होता है, ट्रांसलेशन का भी होता है, एंड रेप्लिकेट का भी करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। सो ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज वेरी स्मॉल, ठीक है।
and it independently replicate करता है कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन जीनोमिक डीएनए, ठीक है। इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली। तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग बोल रहे इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उसके पास खुद का ओरा ही है, ठीक है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस रहने चाहिए इसके पास, और ये खुद ही रेप्लिकेट होगा, ठीक ठीक। तो ये जैसे ऑर्डरली रेगुलेटेड मैनर में न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट होता है, वैसे नहीं रेप्लिकेट होगा, ओके। तो ये कभी भी पूरे थ्रू आउट सेल साइकिल में कभी भी रेप्लिकेट हो सकता है, कितनी बार भी रेप्लिकेट हो सकता है। एंड इसको ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो कोऑर्डिनेट करे हुए न्यूक्लियर डीएनए, ठीक ठीक है। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 2 या 3 टाइम रेप्लिकेट हो सकते हैं एक सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। यार कुछ हो सकता है कि रेप्लिकेट ही ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, और इसमें ये भी बताया गया कि जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो सिंक्रोनसली रेप्लिकेट नहीं होता, मतलब एक साथ दोनों स्ट्रैंड एक साथ सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। तो ए सिंक्रोनस मतलब जैसे एक स्ट्रैंड जल्दी सिंथेसाइज हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड स्लोली सिंथेसाइज हो सकता है, ओके। अभी इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज लगता है, और ये स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज गामा, ठीक है, ओके। सो डीएनए पॉलीमरेज गामा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज गामा, ओके। अभी इसमें जो बाकी की जो है, जो एस एस बीज हो गए, हेलिकेज हो गए, टोपोआइसोमरेज हो गए, वो सारे जो एंजाइम्स है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। वो जो प्रोटीन्स है, ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, हेलिकेज, सारे एंजाइम्स हो गए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन्स है, ये न्यूक्लियर जीन से ट्रांसलेट होके आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आई थिंक फॉर डीएनए पॉलीमरेज गामा। बाकी सारे जो प्रोटीन्स है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट बोला है कि अभी हम लोग का रेप्लिकेशन हो गया, अभी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन्स है, बहुत ज़बरदस्त वेरिएशंस दिखाते हैं एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जीन कैसे ट्रांसक्राइब होगा, कैसे ट्रांसलेट होगा, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में वेरी करेगा, ठीक है। इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें जैसे ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो ये यू बैक्टीरिया लाइक ओपेरॉन्स आर एब्सेंट, तो इसमें ओपेरॉन्स नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग ने लैकोपेरॉन देखा था, ट्रिपोपेरॉन देखा है, वैसे ये जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें कोई भी ओपेरॉन्स नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 प्रमोटर्स है, और 2 प्रमोटर दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ये करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी अगर तुम लोग इधर देखोगे, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटर स्ट्रैंड है डीएनए का, ओके। एंड ये है देख देख दो बनता है क्या, ओके, हाँ। तो जैसे अगर ये प्रमोटर है इधर, ठीक है, और इधर ये प्रमोटर है इसका, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड है दोनों भी, मतलब दोनों मिलके डबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। बट ऑब्वियसली क्योंकि इसमें अगर आप इधर देखोगे, अ, इधर देखोगे, ओके। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, इधर देखो, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, तो इधर जो आउटर स्ट्रैंड है, जिसको हैवी स्ट्रैंड भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों हैवी स्ट्रैंड बोला जाता है आपको पता है, ओके। जो आउटर स्ट्रैंड है, उसमें बहुत सारी जीन्स हैं। अभी अगर आप इंटरनल देखोगे, इनर सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएन है, उसमें भी बहुत सारी जीन्स हैं, जैसे ये क्लस्टर्ड जीन्स है, ठीक है। तो ये दोनों जीन्स भी एक्सप्रेस होते हैं, ऐसा नहीं खाली एक ही एक्सप्रेस होता, दोनों के दोनों एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। प्रमोटर से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्रेस होता है। ये जैसे ये प्रमोटर है,
तो एक आरएनए पॉलीमरेज इधर से ये बना देगा, ठीक है, ये सॉरी इधर बनाएगा, एंड एक आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। तो मतलब आरएनए जनरेट होगा। तो ये फुल लेंथ मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा आरएनए इसका जनरेट होगा, और इसका भी आरएनए फुल लेंथ आरएनए जनरेट होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप के पॉलीसिस्टोनिक आरएनए हो जाएंगे, ओके। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा लो, हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होगा, ऊपर से जा रहा है, बता दो, समझ रहे, खाली एक ही जन बोल रहा है समझ रहा है, बाकी लोग क्या सो रहे। ओके, तो अगर इधर देखोगे तुम लोग, तो ये पूरा का पूरा, इधर देखो ओराई दिख रहा है, ओराई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब होगा, पूरा का पूरा फुल लेंथ ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। और वैसे ही जो इनर स्टैंड है या लाइट स्टैंड है वो भी फुल लेंथ ट्रांसक्राइब होगा, ठीक। और अब फिर बोलोगे कि फिर ये सेपरेट कैसे होंगे, तो जिसमें इसमें एक्चुअली पहले क्या होगा, टी आर एन ए जिधर भी रहेगा उसको कट करके निकाल के यूज अप किया जाएगा, क्योंकि टी आर एन ए का तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन नहीं होने वाला, राइट। तो जो जितना भी टी आर एन ए रहेगा वो कट हो जाएगा, ठीक है, वो कट हो जाएगा, टी आर एन ए विल बी कट ऑफ, ठीक है। तो जो बचा कुचा है, क्या है बचा कुचा है, आपके आर आर एन ए बच जाएंगे, ठीक है। टी आर एन ए काट दिया तो आर आर एन ए बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं एम आर एन ए, जो एम आर एन ए के उसके प्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। और आर आर एन ए विल बी यूटिलाइज फॉर राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और टी आर एन ए ऑब्वियसली आपके सोल्यूबल आर एन ए, वो आपके ट्रांसलेशन में मदद करेंगे, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में। सो टी आर एन ए जब भी कट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑटोमेटिकली एम आर एन ए एंड आर आर एन ए विल बी सेपरेटेड हो, ठीक है। ज़्यादातर जो टी आर एन ए इट इज़ इन बिटवीन आर आर एन ए एम आर एन ए, तो अगर ये कट होके आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टू स्ट्रैंड प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जनरेटिंग टू जॉइंट प्रीकर्सर आर एन ए, एंड विच इज क्लीव टू ये इंडिविजुअल आर आर एन ए, टी आर एन ए, एम आर एन ए, ठीक। तो आर आर एन ए, टी आर एन ए, एम आर एन ए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो टी आर एन ए ऑटोमेटिकली आपका 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो टी आर एन ए जीन्स जनरली फ्लैंक द प्रोटीन एंड आर आर एन ए जीन्स, तो जो टी आर एन ए वो आपके आर आर एन ए जीन्स है, कौन जल्दी आ रहा है इतना, ऋतिक का, ओके। तो टी आर एन ए जो जीन्स है, जैसे मैंने इधर बताया, तो टी आर एन ए के जो जीन्स है इधर है, एंड उसको आजू बाजू फ्लैंक करते हुए आपके एम आर एन ए है, ठीक है, और इधर आर आर एन ए, ठीक है। तो जब भी ये क्या होगा, ये कट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये जीन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, एम आर एन ए जीन्स मिल जाएंगे, आर आर एन ए जीन्स मिल जाएंगे, और टी आर एन ए ऑटोमेटिकली ये फोल्ड हो जाएगा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में, ठीक है, ओके। ये गंदा क्लोवर लीफ बनाया मैंने, ओके, ठीक है। एंड एक बहुत गंदा टी आर एन ए मैंने, आर आर एन ए भी फोल्ड हो जाएगा उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, एंड राइबोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ओके। इधर आ जाता है,
ओके। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स ऑफ फंगाई, प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट, देयर आर मल्टीपल प्रोमोटर्स। ठीक है, मल्टीपल प्रोमोटर्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ वन प्रोमोटर, मल्टीपल प्रोमोटर्स ऑब्जर्व किए गए। ठीक है, एंड ओकेजनली अरेंज ओपेरॉन्स। तो हम लोगों ने देखा इधर ह्यूमंस माइटोकॉन्ड्रिया में ओपेरॉन्स नहीं रहते, बट बाकी अगर तुम लोग देखोगे फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, उसमें मल्टीपल प्रोमोटर्स रहते हैं और ओपेरॉन फॉर्म में रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं अभी। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए सॉरी, ये अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में क्या होता है कि आपका जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग रहता है उसमें 5' कैप, पॉली ए टेल, है ना, एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होता है, राइट, है कि नहीं? तो बट अगर इधर क्या ऑब्जर्व किया गया, जो मोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए, ठीक है, जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, इसमें कैपिंग नहीं देखा गया, 5' कैप्स नहीं देखे गए। ठीक है, जो इन कंपैरिजन टू अगर आप न्यूक्लियर जीनोम देखोगे तो उसमें जितना भी एमआरएनए जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में, उसमें 5' कैप लगता ही है, बट माइटोकॉन्ड्रियल के जो एमआरएनए में उसमें 5' कैप नहीं लग रहा। इसमें पॉली ए टेल लगता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पॉली ए टेल लगता है बट 5' कैप नहीं लग रहा। तो पॉली ए टेल लग रहा है, ठीक है, 3' एंड में। ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है पॉली ए टेल? माइटोकॉन्ड्रियल का ही जो एमआरएनए वो इनकोड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बट पॉली ए टेल आपको इसमें नहीं देखा गया है, आपका फंगाई में नहीं देखा गया, प्लांट्स में नहीं देखा गया, एंड प्रोटिस्ट में नहीं देखा गया। जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए है वो आप उसमें पॉली ए टेल नहीं दिखता है, फंगाई में नहीं दिखता है, प्लांट्स में नहीं दिखता है, प्रोटिस्ट में नहीं दिखता है, बट ह्यूमंस में दिखता है। ठीक है, अभी जो पॉली ए टेल लग रहा है इन एनिमल्स, एनिमल माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए, वो इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर जीनोम, जिसमें 50 to 250 पॉली ए टेल लग जाता है, मतलब एज एन ए 50 और 50 to 250 टाइम्स रिपीटेड रहता है। ठीक है, बट उसके कंपैरिजन में, मतलब न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में उतना बड़ा नहीं रहता, इट इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, एंड इसका जो इधर उधर न्यूक्लियर डीएनए में जो न्यूक्लियर रीजन में जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है उसमें पॉली ए पॉलीमरेज जो रहता है, जो सिंथेसाइज करता है पॉली ए टेल, और इधर कुछ अलग मैकेनिज्म से पॉली ए टेल ऐड होता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज शॉर्ट ऑल्सो। ओके, इसमें अलग मैकेनिज्म इन्वॉल्व। ओके, some of the genes in yeast and plant mitochondrial DNA contains इंट्रॉन्स। तो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमंस में जो जीनोम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का साइज है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 16,000 बेस पेयर का है। ठीक है, या 16 kbp बोल सकते हैं उसको, 16.6। ओके, सो बट अगर हम लोग देखें तो ईस्ट और प्लांट में क्या काफ़ी बड़ा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो उसमें हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था इंट्रॉन्स भी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रॉन्स भी रहता है। अभी इंट्रॉन्स रहेगा तो उसका स्प्लाइसिंग भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है वो इट इज़ सेल्फ स्प्लाइसिंग, मतलब वो खुद ही अपने आप को काट देता है। ठीक है? और इसमें ऑब्वियसली एक्सटेंसिव एडिटिंग होता है। कुछ कुछ जो आरएनए रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से जो जनरेट हुआ रहता है एमआरएनए, इट अंडरगोस एक्सटेंसिव एडिटिंग, बहुत सारा एडिटिंग होता है इसमें। अगर आप ह्यूमंस का माइटोकॉन्ड्रियल कंपेयर करो तो शॉर्ट है, एंड उसमें कम एडिटिंग काफ़ी कम रहता है, जैसे पॉली ए टेल लगता है बट 5' कैप नहीं लगता। ठीक है, तो काफ़ी कम एडिटिंग होता है।
नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन क्या बोला, ट्रांसलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया हैज सम सिमिलरिटी टू यू बैक्टीरियल ट्रांसलेशन। यू बैक्टीरियल मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन होता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के जो एमआरएनए रहता है उसको भी वैसे ही ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, एयूजी जो है उसमें एन फॉर्माइल मिथ्योनिन रहता है बैक्टीरिया में, वैसे ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको एन फॉर्माइल मिथ्योनिन दिखेगा, ना कि मिथ्योनिन दिखेगा। ठीक, ओके। Mitochondrial translation also employs elongation factor similar to those seen in यूबैक्टीरिया। तो इसमें इलोंगेशन फैक्टर ये है, इलोंगेशन फैक्टर 2 हो गया, इलोंगेशन फैक्टर जी हो गया, जैसे बैक्टीरिया में दिखता है वैसे ही आपको इधर भी दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखेगा। एंड ऑब्वियसली जो अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो जो एंटीबायोटिक जो ट्रांसलेशन को इनिबिट करते हैं बैक्टीरिया में, वही अगर एंटीबायोटिक आप भी खाओगे तो आपके माइटोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको भी इनिबिट कर देगा। ठीक है, इसलिए मैंने वही प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो एंटीबायोटिक खाते उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है, क्योंकि वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो आपका जो प्रोटीन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन बन रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया अंडर परफॉर्म करता है, ठीक है, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो। ठीक है, तो But तभी, sir, यस, तभी आपको वीकनेस भी आता है। हाँ बोलो। but sir, we are taking antibiotics for our safer side only, na? Then why it is affecting mitochondria? हाँ, तो आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है 70S है, ना कि 80S है। ठीक है, एंड 70S इज ऑल्सो इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो वो जो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं वो ज़्यादातर जो फॉर एग्जांपल आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये राइबोसोम के फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, 70S राइबोसोम के, और वही 70S राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हमारा जो यूकैरियोटिक, बेसिकली हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ना कि यूकैरियोटिक ओरिजिन। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है ऋतिका। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम आपका 70S रहता है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया का भी 70S रहता है, तो उसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट अगर आप एक्चुअली देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम थोड़ा सा वेरिएबल रहता है, और दोनों को भी मतलब यूकैरियोटिक को भी इतना रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एंड बैक्टीरिया का भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो स्ट्रक्चर वेरिएशन रहता है, बट ऑब्वियसली 70S रहता है। ठीक है, तो जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो असर करेगा। ओके, ओके, तो इनिशिएट of the translation of mitochondria must be different from eubacterian। ओके, हाँ, अभी इसमें क्या है, हम लोग ने ये सुना था शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, शाइन डलगार्नो सीक्वेंस जिधर आपका राइबोसोम किसको एमआरएनए को जाके बाइंड करता है। ठीक है, एंड देन फिर वो 70S कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है ना। हम लोगों ने ये प्रोकैरियोट्स में देखा था, राइट। बट अगर आप इधर आप इसमें देखोगे तो इसमें शाइन डलगार्नो सीक्वेंस है ही नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखोगे जो एमआरएनए रहता है, एमआरएनए जो एमआरएनए जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से, उसमें कोई भी शाइन डलगार्नो सीक्वेंस नहीं है, और ना कि 5' कैप है। ठीक है, नो शाइन डलगार्नो सीक्वेंस, नो 5' कैप। ठीक है, तो ये आपका अलग ही है।
बट इसमें ये ट्रांसलेट हो जाता, ठीक है, कैसे करने के तो ट्रांसलेट हो जाता। अब कैसे होता है वो पूरा तरीके से बताया नहीं गया। ओके, बट इधर ये बताया गया कि शाइंडलगानो सीक्वेंस प्रोटोजोआ के एक प्रोटोजोआ में देखा गया है, उसका नाम है रेक्लिनोमोनास अमेरिकाना। ठीक है, इसमें ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं आपके शाइंडलगानो सीक्वेंस दिख जाता। ओके, ओके, तो हम लोग इधर हो गया 12 o'clock होगा। ओके, फिर इसके बाद अभी हम लोग आते हैं हाँ, इधर शाइंडलगानो हो गया। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है वो बता दो मेरे को। यस सर। बाकी लोग 18 Yes, sir. स्टूडेंट्स हैं। ओके, आगे चलते। सो इसमें अभी डाइवर्सिटी देखते, टीआरएनए की डाइवर्सिटी, क्योंकि हम लोग ने रेप्लिकेशन देख लिया, राइट, एंड फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देख लिया। अब ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट टीआरएनए का भी रोल रहता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें क्या बोले, जो 32 रिक्वायर्ड टीआरएनए चाहिए रहता है ट्रांसलेशन के लिए, उसमें होते तो 61 है, बट मिनिमम 32 आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बट उसमें से खाली 22 ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जनरेट कर पाता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकोड्स ओनली 22 ऑफ द 32 मिनिमम रिक्वायर्ड टीआरएनए, जो कि ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि इधर ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें टीआरएनए उसमें वॉबलिंग ज़बरदस्त दिखता है। तो ये नॉर्मल से भी ज़्यादा वॉबल करता है माइटोकॉन्ड्रिया का टीआरएनए, नॉर्मल से भी ज़्यादा। मतलब नॉर्मल मतलब आपका जो न्यूक्लियर डीएनए जो टीआरएनए जनरेट करता है वो कम वॉबल करता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल का टीआरएनए। तो इसमें वॉबलिंग ज़्यादा रहता है। जो फोर्थ आपका बेस है, अगर आप इधर आ जाओगे तो इसमें जो बोलते हैं ना थर्ड बेस में वॉबलिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक ही टीआरएनए आपका चारों ये क्या बोलते हैं आपका चारों न्यूक्लियोटाइड्स रिकग्नाइज कर सकते, मतलब ये रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो वॉबलिंग हो रहा है वो फोर्थ थर्ड बेस में हो रहा है और वो ज़बरदस्त वॉबल कर रहा है। मतलब ये कौन से भी न्यूक्लियोटाइड को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब एज इन सेंस कर सकता है। तो जो भी वेरिएशन है वो आ रहा है आपका खाली फर्स्ट और सेकेंड कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, सॉरी, एक ही कोडॉन में जो फर्स्ट बेस है सेकेंड बेस है उसमें से वेरिएशंस जो जनरेट हो रहे हैं, मतलब 4 into 4 विच इज़ नथिंग बट 16। ठीक है, तो 16 करीबन करीबन 16 टीआरएनए चाहिए सारे के सारे आपके कोडॉन को रिकग्नाइज करने के लिए। ठीक है, 16 टाइप के टीआरएनए चाहिए बस। ठीक है, और जो ये थर्ड बेस पेयर है वो कोई भी टीआरएनए रिकग्नाइज कर सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, तो क्योंकि वॉबलिंग हो रहा है थर्ड बेस में, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉबलिंग हो रहा है और वो चारों फोर इट कैन रिकग्नाइज ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा, फ्यू बहुत कम टीआरएनए चाहिए इन कंपेयर, जैसे 32 टीआरएनए की जगह 22 ही टीआरएनए इट इज़ इनफ फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी ये समझ में आया कि ऊपर से क्या जा रहा है। Understood, sir. बाकी लोग यस तो सर। तो क्योंकि इसमें क्या बोला कि जो थर्ड बेस पेयर
इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड बेस पेयर में अगर GATC रहेगा तो कोई भी tRNA अगर फर्स्ट एंड सेकेंड बेस रिकग्नाइज कर सकता है तो थर्ड बेस आराम से उसको वो वॉबलिंग कर लेगा। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेगा। तो मतलब खाली फर्स्ट टू बेस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, थर्ड बेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अभी इसका रैमिफिकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। रैमिफिकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। जो रैमिफिकेशन आ रहा है इधर इंक्रीज वॉबलिंग से, वो आपका थर्ड बेस पेयर में ज़्यादातर हो सकता है कि वो थर्ड जो पोजीशन है वो साइलेंट म्यूटेशन का काम करे। ठीक है, उसमें म्यूटेशंस होगा फिर भी थर्ड बेस जो है वो इट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, साइलेंट म्यूटेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साइलेंट म्यूटेशंस होंगे बट वेरिएशंस बहुत सारे मिलेंगे, बट क्या होगा, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इनटू अमाइनो एसिड। मतलब आपको अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम ही अमाइनो एसिड रहेगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस रहेंगे वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में दिखता जाएगा, बट वो और एक्यूमुलेट होता रहेगा ओवर टाइम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट विल म्यूटेट मोर फास्ट इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर डीएनए। तो जो आपका न्यूक्लियर डीएनए है वो स्लो हो रहा है म्यूटेट, और आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत ज़्यादा स्पीड में म्यूटेट हो रहा है। ठीक है, वॉबलिंग के वजह से। तो वॉबलिंग के वजह से आपको क्या बोल रहा है, बहुत सारे साइलेंट म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा ओवर टाइम। ठीक है, उसके वजह से हायर रिवोल्यूशन रेट, उसको बोल सकते हैं हायर रिवोल्यूशन रेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो इसमें ये भी बोला गया है कि लेस देन 22 tRNA आर इनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और जो बाकी जो tRNA लगता है वो हो सकता है कि साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट किया जाए ताकि ट्रांसलेशन में मदद हो जाए। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे हम लोगों ने देखा कि जिनके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइज इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, फंगस हो गया, तो इनमें ये ज़्यादातर जो है वो सारे के सारे 32 tRNA एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एक मिनट पानी पीने। ओके, नेक्स्ट है आपका इधर आ गए हम लोग, किधर आ गए। ओके, एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन के ऊपर पढ़ा, तुम लोग के साथ ही पढ़ा, एवोल्यूशन के ऊपर पढ़ा। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वही सेम चीज़ है। देखते हैं इधर, देखो। So you're okay with teaching now? हाँ हाँ, थोड़ा सा अभी अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी पीछे चल रहा है पोर्शन, सो आई हैव टू रश।
तुम लोग का तो खाली अभी 2 यूनिट्स है, मेरे TY में तो 5 यूनिट्स बचे हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट बाय मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक होपफुली। तो बहुत स्पीड में पकाना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इधर था। ओके, सो comparison of mitochondrial DNA sequence where DNA sequence in bacteria strongly support a common eubacterial origin for all mitochondria। तो हम लोगों ने ये पहले देखा था कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूबैक्टीरिया। ठीक है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो। ठीक है और तो इसमें क्या बहुत सारे मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसमें काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन है। जैसे हम लोगों ने देखा था एंशियंट माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस हैं, जो अभी डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस है, इंट्रॉन्स रिमूव हुए, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक वन गो में एक ही जनरेशन में हो गया। इट हैज़ बीन इट इज़ बीइंग मॉडिफाइड फ्रॉम आई थिंक कितना बोला था 1 करोड़ ईयर्स पहले। हाँ, करीबन करीबन 1.5 billion. यस बिलियन, सॉरी बिलियन ईयर्स एगो, राइट। 1.5 to 1 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 100 करोड़ हो गए। ओके, सो उसमें क्या हुआ, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहा है, मतलब उसमें इवोल्यूशंस आते गए, म्यूटेशंस आ गए, जो भी हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, the sequences of vertebrate mitochondria exhibit a accelerated rate of evolution। जो अगर आप वर्टिब्रेट का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखोगे तो उसमें ज़्यादा स्पीड में इवोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, इन कंपेयर और सीक्वेंस देखोगे, इधर देखो, the sequences in mammalian mitochondrial DNA for example typically change from 5 to 10 times as fast as those of mammalian nuclear DNA। मतलब अगर न्यूक्लियर डीएनए देखोगे तो उसमें म्यूटेशन रेट इज़ वेरी स्लो, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखोगे तो उसमें म्यूटेशन रेट इज़ 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है आपका, आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज़ कर सकते हो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब आप स्पीसीएशन के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि म्यूटेशन रेट ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए ईजी बढ़ जाएगा। ओके, number of gene present and organization of vertebrate mitochondrial genome however are relatively constant। जीन सेम है, ठीक है, उतना ही जीन्स है, पहले भी उतना ही जीन्स था, अभी भी उतना ही जीन्स है, बट क्या हुआ है, चेंजेस है, सीक्वेंस चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब म्यूटेशन की वजह से सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत। ओके, तो खाली ऑर्गेनाइजेशन सेम है, जीन वही सेम है, बट खाली क्या म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आए हैं। ठीक है, और अगर आप सेम चीज़ कंपेयर करोगे विद प्लांट्स के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखोगे, ज़्यादा है, बट थिंग इज कि जो प्लांट्स का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इट इज़ इवॉल्विंग वेरी वेरी स्लोली। मतलब इन कंपैरिजन टू उनका जो न्यूक्लियर जीनोम है, उसके कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज लाइक स्लो, इतना है 1/10 है टू द इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर जीनोम। जैसे अगर मैं इधर आ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ये ह्यूमन डीएनए। ओके, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल खाली एक ही म्यूटेशन हो रहा है, तो इसमें 10 म्यूटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड प्लांट्स में अगर देखेंगे तो प्लांट्स में प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लांट्स के प्लांट का जीनोम। ठीक है, तो अगर ये खाली प्लांट के जीनोम में 1 हो रहा है, तो ये हो सकता है 1/10 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि खाली 10 हो रहा है, तो इसमें 100 हो सकता है। ठीक है, और इसमें अगर इसमें भी 10 हो रहा है, तो इसमें एक ही हो रहा है खाली। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है प्लांट का, इट इज़ इवॉल्विंग वेरी वेरी स्लोली,
in comparison to its genome, ठीक है। और इन ह्यूमन इसका उल्टा ही हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अगर जीनोम में खाली 10 ही हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रियल में 100 के स्पीड से म्यूटेशंस हो रहे हैं, मतलब वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इवॉल्विंग वेरी स्लोली और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो रीजंस क्या है, रीजंस इज येट नॉट नोन, ठीक है। हो सकता है कि म्यूटेशंस इतने ज़्यादा हो कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए टॉलरेट कर पाए, या हो सकता है कि अगर म्यूटेशंस इतने सारे हो गए होंगे उसमें क्या हुआ रहेगा कि जैसे हम लोगों ने देखा था नेचुरल सिलेक्शन में, जो म्यूटेशंस आर नॉट सूटेबल वो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाता है, मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे कि इतने सारे म्यूटेशंस है क्या एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में, दिखते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं दिखते क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है, इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग वही पढ़ने वाले हम लोग। इसमें क्या बताया कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, ठीक है, हाई म्यूटेशन रेट है, ठीक है, और इसमें काफ़ी चेंजेस भी दिख रहे हैं। इसमें मेन रीजंस है क्या, इसमें मेन रीजंस ये है कि जो रेप्लिकेशन में एरर आता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, कभी कभी गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड डाल देता है, तो वो हो सकता है कि वो एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके वजह से क्या हो सकता है, वो शायद एरर रिपेयर ना हो और वो मतलब इट गेट्स फिक्स्ड। दूसरा हो गया आपका डीएनए रिपेयर फंक्शंस नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, डीएनए रिपेयर फंक्शंस नहीं है, ठीक है। और फिर अगर आप न्यूक्लियर डीएनए में देखोगे तो उधर तो बहुत सारे डीएनए रिपेयर फंक्शंस हैं, ठीक है जी। और ये भी है, जितना स्पीड में आपका रेप्लिकेशन होता है उतना स्पीड में क्या बोलते हैं एरर्स भी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है उतना ज़्यादा एरर्स आता है, ठीक है। तो ये भी क्योंकि ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट होता है, तो ये इसमें हो सकता है कि आपका जो इसमें जो म्यूटेशन रेट है वो भी ज़्यादा हो, ठीक है। And large amount of wobble in mitochondrial translation may allow mutations to accumulate over time। तो जैसे हम लोग ने वॉबलिंग का देखा था, तो ये इसके वजह से क्या होता है, न्यूट्रल म्यूटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा उधर इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे ओवर टाइम, ओके। ठीक है, सो होपफुली इधर तक समझा है तुम लोगों को, कि ऊपर से जा रहा है, बता देना। समझा सर। Yes, sir. ओके ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया कि जब मैमेलियन जाइगोट रहता है, ठीक है, तो करीबन करीबन उसके पास 100,000 कॉपीज रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, 100,000 कॉपीज, ठीक है, एग में, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा हाई म्यूटेशन रेट की वजह से क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल में वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा वो हेट्रोप्लाज्मी रहेगा, राइट। एक सेल में मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपल या वेरिएशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, हेट्रोप्लाज्मी बोल सकते हैं उसको। बट अगर ऑब्जर्व हम लोग, ये थियोरेटिकल है, बट अगर हम लोग एक्चुअल ऑब्जर्व किया गया है, उसमें देखा गया है कि
हेट्रोप्लाज्मी इज वेरी रेयर कंडीशन, हेट्रोप्लाज्मी रेयरली मिला है, ठीक है। और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आइडेंटिकल होमोप्लाज्मी है इंस्टेड ऑफ हेट्रोप्लाज्मी। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1000 कॉपी से बहुत सारे वेरिएशंस हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन रेट हाई है, हम लोगों ने इतने सारे देखे ना, ये भी देखा है, हाई म्यूटेशन रेट है, डीएनए रिपेयर सिस्टम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए, तो हेट्रोप्लाज्मी हो सकता है। बट इधर क्या देखा गया है, होमोप्लाज्मी। अब क्या बोलोगे कैसे, तो होमोप्लाज्मी कैसे मेंटेन हुआ, हेट्रोप्लाज्मी कैसे मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिसिस्ट ने हाइपोथेसाइज किया कि जब डेवलपमेंट होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी बॉटलनेक आता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्वाइव कर लेता है, इट इज़ बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ने जो आपके प्रोजेनी सेल्स में पास ऑन हो जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बॉटलनेक को पार नहीं कर पाता, तो इट इज़ बीइंग एलिमिनेटेड, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे वेरिएशंस हो, बट जो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट प्रोजेनी सेल्स में सारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं जाते, खाली कुछ ही वेरिएशन जाते, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपको सेल्स में मिलेंगे वो होमोप्लाज्मी फॉर्म में मिलेगा, ना कि हेट्रोप्लाज्मी फॉर्म में मिलेगा। तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इधर भी बॉटल नेक आ जाता है। तो हम लोगों ने बॉटल नेक के बारे में काफ़ी अच्छे से पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मैनी कॉपीज देयर वुड बी वेरी वेरी फ्यू कॉपीज, ठीक, ठीक है। तो जितने भी सब्सिक्वेंट कॉपीज रहेंगे वो ज़्यादातर जो सेल्स रहेंगे वो भी होमोप्लाज्मिक इन नेचर, ना कि हेट्रोप्लाज्मिक, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। ओके, समझाइए वो ऊपर से गया। ओके, अभी हम लोग चलते माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मतलब एंड ये दिस वुड बी लास्ट टॉपिक अभी के लिए, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो खाली फिर 4 पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बच जाएंगे, और ठीक है। तो इधर इधर तक ही मैं करवाऊँगा, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशन है ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे माइग्रेशन पैटर्न कैसे होता है, ये सब हम लोग चेक करने वाले हैं यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया गया, हम लोगों ने देखा था कि वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए, माइग्रेशन पैटर्न निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो तीन चीज़ें एडवांटेज देती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्यों, क्योंकि उसका साइज इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड इट इज़ हाईली अबेंडेंट। तो साइज छोटा है माइटोकॉन्ड्रिया का और ज़्यादा अबेंडेंट भी है, ठीक है। तो मैं एक ही सेल से 5000 कॉपीज़ तक निकाल सकता हूँ, 5000 to 10,000 कॉपीज़। तो मल्टीपल सेल से मैं बहुत सारे कॉपीज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो रैपिडली इवॉल्व होता है, ठीक है। इससे हम लोग स्पीसीएशन कर सकते हैं, मतलब स्पीशीज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का अगर हो गया होमोसेपियंस सेपियंस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, ठीक है ना, होमो सेपियंस हो गया, तो इनके बीच में, या निएंडरथल मैन हो गया, तो इनके बीच में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा इट इज़ विल बी वेरी डिफरेंट। तो इनके बीच में मैं अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये सब ह्यूमंस ही हो गए, राइट, तो इनके बीच में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर सकता हूँ इजीली। तीसरा जो मेन पॉइंट है, ये
मेटरनल इनहेरिटेंसी होता है, मतलब खाली मदर से ही मिलता है, ठीक। मेटरनल इनहेरिटेंस से मैं पता लगा सकता हूँ। वैसे ही, अगर आपको पता रहेगा जो अम, अम, कौन है यार, यूके के जो क्राउन प्रिंस है, कौन है यार, हैरी, प्रिंस हैरी, तो उनका ही इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/256 इंडियन। मतलब उनकी मदर के ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, वो इंडियन थी, ठीक है। सो शी वाज आई थिंक गुजराती। तो तो उसको उसका डी कैसे एनालिसिस हुआ, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस से पता चला, ठीक है। तो क्योंकि इट इज़ बीइंग पास फ्रॉम मदर टू मदर, राइट। तो मदर टू मतलब देयर सन्स, ऑब्वियसली मदर टू मदर पास हुआ, ठीक है। तो जो क्राउन प्रिंस है, इट इज़ ही इज़ लाइक 1/256 इंडियन, ठीक है, बोल सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम लोग माइग्रेशन पैटर्न हो गया, ये सब पता लगा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो samples of mitochondrial have been analyzed from thousands of people belonging to hundreds of different ethnic groups throughout the world and has helping to unravel many aspects of human evolution and history। तो ये बेसिकली जो बोलते हैं रॉयल ब्लड है, उसका हिस्ट्री हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस से पता लगा, ओके। अभी जो मेन हिस्ट्री है उधर आ जाते हैं कि ह्यूमन किधर से इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट किधर से हुआ, एंड कैसे वो माइग्रेट आउट हुआ। तो इसमें जो मेन जो बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस से कि अफ्रीका से जो ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए थे, और अफ्रीका से सारे कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट आउट हुआ। तो इसमें क्या कैसे पता चला, जो ह्यूमन माइग्रेशन जो पैटर्न है अफ्रीका में 85,000 ईयर्स एगो थे, और फिर वो माइग्रेट आउट हुए अफ्रीका से 85,000 ईयर्स एगो, एंड बाकी सारे वर्ल्ड में उन्होंने पॉपुलेट किया, मतलब सब जगह गए। अभी इधर आ जाता हूँ, तो इसमें क्या बोला गया, ये अफ्रीका है, और ये बाकी जो एशिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये इधर से सब जो है माइग्रेट आउट हुए हैं, मतलब इधर यूरोप है, ठीक है। तो ये सब इधर माइग्रेट आउट हुए, ठीक है। ये ऐसा इनका हाइपोथेसिस है, ठीक है। ओके, सो जब जब तक ये कॉन्टिनेंट एक साथ थे तभी की बात कर, ओके। तो 85,000 ईयर्स एगो में शायद कुछ कॉन्टिनेंट्स मर्ज थे, ठीक है। अभी तो काफ़ी डिफरेंट दिख रहे, तो इट विल नॉट बी कॉन्स्टेंट 1,000 ईयर्स डाउन द लाइन, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो हाइपोथेसिस है 85,000 ईयर्स एगो जो ह्यूमंस माइग्रेट हुए अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए, और ह्यूमन रेस इस्टेब्लिश किए, ठीक है। तो इसको आउट ऑफ द अफ्रीका अफ्रीका हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, या अफ्रीका रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर वाइडली एक्सेप्टेड रिसर्च है, ठीक है। और बहुत सारे जो एडिशनल स्टडीज़ है उसको सपोर्ट भी किया हुआ है, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। वाई क्रोमोसोम्स को भी आप स्टडी कर सकते हो और उसका पैटर्न चेक कर सकते हो, अफ्रीकन्स में, इंडियंस में हो गया, यूरोपियंस में हो गया। आगे चलते हैं। तो इसमें एक और जो एक तो ये हम लोगों ने देखा अफ्रीकन रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस देखा, फिर और ये भी एक और रिसर्च था जिसपे ये था कि आपका जो यूरोप में जो ओरिजिनल लोग थे, मतलब ओरिजिनल बोले जाते हैं कि दे वर हंटर्स, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आया। तो एग्रीकल्चर
कौन लेके आया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है वो खुद डेवलप हुआ या कोई और कम्युनिटी के लोग आए एंड दे एस्टैब्लिश दैट, एंड फिर वो यूरोप में मतलब एज एन डोमिनेट किया गया। तो उसके बारे में एक स्टडी है। और इसमें क्या बोला गया, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इन यूरोप, ये किसने किया, ठीक है, ये भी एक रिसर्च का स्टडी। एग्रीकल्चर जो है वो आया 10,000 ईयर्स अगो इन मिडिल ईस्ट। मुझे लगता है थोड़ा फॉल्स है, बट जाना दो। ओके, सो 10,000, ये मिडिल ईस्ट की बात करें कि मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट बेसिकली एक टाइप का ये हो गया, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान हो गया। ओके, एंड उसमें प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं ये लोग पता नहीं कैसे। ओके, तो 10,000 ईयर्स अगो मिडिल ईस्ट में हरियाली थी, ठीक है, एंड दे इनिशिएटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड इसके वजह से ये एग्रीकल्चर जो है ये सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल गया। ओके, सो ये मैं इधर दिखा रहा हूँ। ओके, सो इधर ये देख रहे हो, तो एग्रीकल्चर कैसे फैला उसके बारे में दिखा रहा हूँ। एंड इसमें बताया कि 10,000 ईयर्स अगो मिडिल ईस्ट में हुआ, फिर 7,500 ईयर्स अगो जो कुछ लोग आए मिडिल ईस्ट से और यूरोप में सेटल हो गए, ठीक है, और उन्होंने पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफस्टाइल को, ठीक है, एंड जो हंटिंग एंड गैदरिंग करीबन 38,000 ईयर्स से चालू था, ठीक है, और 7,500 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर वाले आए और उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। तो ये हाइपोथेसिस है कि रिप्लेस हुआ कि यही जो हंटिंग वाले थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो ये वही राइवल थेरी है कि डेमिक डिफ्यूजन थेरी, ठीक है, उसमें जो बताया गया क्या कैसे एग्रीकल्चर फैला, स्प्रेड हुआ। इसमें क्या बोला, जो फार्मर्स फ्रॉम नियर ईस्ट या मिडिल ईस्ट माइग्रेटेड इनटू यूरोप एंड रिप्लेस द ओरिजिनल हंटर हंटर एंड गैदरर्स। तो इन्होंने पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इनको जो है इनको डेमिक डिफ्यूजन थ्योरी के अंडर लाया गया कि जो फार्मर्स थे उन्होंने पूरे जो हंटर और गैदरर्स है उनको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है या थ्योरी है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी, एक तो डेमिक डिफ्यूजन थ्योरी हो गया और दूसरा हो गया कल्चर डिफ्यूजन थ्योरी। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो इंडिजिनस हंटर गैदरर्स है जो ओरिजिनल हंटिंग करते थे गैदरिंग करते थे वो उन्होंने ही अडॉप्ट किया फार्मिंग का प्रैक्टिस, ठीक है, उन्होंने सीखा, खुद ही सीखा और खुद ही फार्मिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये था कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी। तो डेमिक डिफ्यूजन थ्योरी समझा एंड कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी समझा, समझा कि नहीं समझा के ऊपर से गया। Understood, sir. ओके, तो डेमिक डिफ्यूजन में फार्मर्स आए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल हंटर गैदर्स को, ठीक है, और ये और कल्चरल डिफ्यूजन में जो लोग थे उन्होंने ही सीख लिए फार्मिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो अभी पता लगाना था कि ये दोनों थ्योरी में से कौन सा करेक्ट थ्योरी कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो एक मिनट हम लोग आगे के पास में। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि तो इससे क्या पता चल रहा है, डेमिक डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोल रहा है कि जो मॉडर्न यूरोपियन जो जीन पूल है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम नियर ईस्ट, नियर लेस देन 10,000 ईयर्स अगो। मतलब जो अभी करंट जीन पूल है यूरोप का पूरा वो आपका मिडिल ईस्ट से डिराइव किया गया, ठीक है। और कल्चर डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोल रहा है कि मॉडर्न यूरोपियन जो है वो सब एंशियंट हंटर गैदरर्स ही थे और उनसे ही पूरा जीन पूल डिराइव किया गया, ठीक है। तो ये अपना पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही आ जाता है पूरा। पहले क्या है, अर्ली ऑल्दो अर्ली स्टडीज
of languages and blood types suggested that agriculture might have spread through demic diffusion. तो अगर स्टार्टिंग खाली लैंग्वेज की स्टडी से एंड ब्लड टाइप की स्टडी से अगर खाली हम लोग एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है कि डेमिक डिफ्यूजन इज करेक्ट। ठीक, और इसमें क्या बोलते हैं कि लेस देन एनालिसिस, बट अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता है कि लेस देन 20% मॉडर्न यूरोप जो यूरोपियन है वो मिडिल ईस्ट से आए हैं। ठीक है, तो इससे क्या सपोर्ट कर रही, इट इज सपोर्टिंग कल्चर डिफ्यूजन थ्योरी। ऊपर से क्या वापस बोलता हूँ, इसमें क्या बोला गया कि आपके जो एक मिनट, ओके, तो ये समझ लो ये यूरोप है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो मिडिल ईस्ट से लोग आए और ये लोग इधर सेटल हुए। ठीक है, तो क्या बोला था कि लैंग्वेज एनालिसिस से एंड ब्लड ग्रुप से पता चल रहा है कि जो डोमिनेटिंग है वो मिडिल ईस्ट वाले हैं। बट अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें पता चला कि जो माइग्रेट जो जिन्होंने माइग्रेट किया वो खाली 20% उससे कम पॉपुलेशन बनाते हैं, और बाकी जो 80% पॉपुलेशन है वो ओरिजिनल जो इधर ही थे उनसे उधर से ही डिराइव होता है जीन को। तो मतलब ये क्या, ये ओरिजिनल हंटर गैदर्स 80% आपके यूरोपियन के जीन पूल बनाते हैं, वेर इज इन लेस देन 20% मिक्स जीन पूल फ्रॉम ये मिडिल ईस्ट से जो माइग्रेट हुए। ठीक है, तो माइग्रेशन पैटर्न भी पता चल जाता है। तो जो मेन थियरी जो प्रूफ हुआ है वो कल्चर डिफ्यूजन थियरी है, जिसमें ओरिजिनल हंटर गैदरर्स है वो खुद ही उन्होंने खुद ही फार्मिंग सीखी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है देखो इधर, इन 2009 मतलब करीबन 11 years पहले scientists succeeded in extracting DNA from bones teeth of 20 early European gatherers site in लिथुआना, पोलैंड, रशिया एंड जर्मनी। तो इधर से इन्होंने जो बॉडीज़ मिली है उससे उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया बोन्स एंड टीथ से, और उन्होंने पीसीआर एम्पलीफाई किया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को सीक्वेंस किया। ठीक है, और उनका एनालिसिस किया विद मॉडर्न यूरोपियंस जो है। ठीक है, और फार्मर्स के साथ किया और मॉडर्न यूरोपियंस के साथ उन्होंने एनालिसिस किया, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस किया, और उनको पता चला कि large genetic differences in three groups with less than 20% of hunter-gatherers mitochondrial type also present in modern Europe में। तो उन्होंने जब एनालिसिस करके देखा तो उन्होंने देखा कि जो अभी जो मॉडर्न यूरोपियंस है उनमें खाली 20% या उससे भी कम का जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है इन कंपैरिजन जो इधर मिले थे, जो हंटर गैदरर्स मिले थे उनमें, और अभी के जो मॉडर्न यूरोपियंस हैं उनमें लेस देन 20% का सिमिलैरिटी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता, फर्स्ट फार्मर्स इन यूरोप वे नॉट डिसेंडेंट ऑफ द अर्ली हंटर गैदरर्स सपोर्टिंग द डेमिक डिफ्यूजन मॉडल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ कुछ एरिया में जो है और मिडिल ईस्ट से ही लोग आके बसे एंड दे स्टार्टेड फार्मिंग। ठीक है, और इधर जो इससे पहले वाला था उसमें पता चल रहा था कि जो ओरिजिनल बंदे ही थे उन्होंने खुद ही फार्मिंग सीखा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। वैसे ही जैसे हम इंडियंस का भी बोला जाता है, इंडियंस का कि आर्यन इन्वेजन थियरी है जो कि एक्चुअली फॉल्स है। आप लोगों को पता रहेगा, पता है सब लोगों को व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थियरी? वो सब किसी को पता है?
No, sir. ओके सो ओके इधर मैं आ जाता हूँ. सो व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में क्या था कि इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय जो जो अभी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ड्रेविडियंस बोलते हैं. तो ये पूरा का पूरा ड्रेविडियंस ने के अंडर था. ठीक है, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में. एंड आर्यंस वेर बेसिकली फ्रॉम यूरोपियन पीपल एंड दे इन्वेडेड इंडिया. ठीक है, इधर डिफीट किया एंड इनको ड्रेविडियंस को सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उनको आइसोलेट कर दिया. एंड ये जो है पूरा जो नॉर्थ इंडिया है एंड ऑब्वियसली इधर आपका इराक से लेके पूरा आपका जो साउथ ईस्ट पूरा ईस्ट जो रीजन्स है. एक्चुअली जो अगर हम लोग देखोगे प्री इंडिपेंडेंस एरिया, तो बर्मा भी इंडिया के अंडर ही था. बहुत सारे रीजन्स इंडिया में थे. इवन मलेशिया भी इंडिया के अंडर था. ठीक है, तो अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें क्या बोला गया कि आर्यन इन्वेडेड इंडिया एंड ये जो अभी के जो करंट नॉर्थ इंडियंस हैं बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप. ठीक है, तो और जो भी ड्रेविडियंस है उनको इधर साउथ में पुश कर दिया. ठीक है, एंड ये सदर्न स्टेट हो गए. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये काफ़ी ये हाइपोथेसिस है. इट इज़ बीन नॉट बीन प्रूव्ड. ठीक है, काफ़ी लोग जो रिसर्च बैकग्राउंड में है वो लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं. आई डोंट नो विदाउट फैक्ट्स. ठीक है, ये हाइपोथेसिस है. सो देर वाज अ सम काइंड ऑफ रिसर्च जो आई थिंक इसने IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उन्होंने इस पे ही काम किया था. एंड दे प्रपोज्ड अ रिवर्स थिंग. उन्होंने क्या बोला कि बाहर से कोई यूरोपियंस नहीं है, उल्टा जो इंडियंस थे दे माइग्रेटेड. नॉर्थ इंडियंस बेसिकली माइग्रेटेड टू यूरोप. एंड यूरोप का जो पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, इट इज़ बी इट वाज पॉपुलेटेड बाय इंडियंस ओनली. ठीक है, तो ये रिवर्स थ्योरी था जो कि विद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस आई थिंक प्रूफ किया गया. ठीक है, तो ये भी एक अगर तुम लोग थोड़ा हायर रिसर्च में जाओगे तो पता चल जाएगा व्हाट इज़ आर्यन इन्वेजन थ्योरी. तो जो आपको साउथ इंडियंस रहेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियंस जो है वो इसको ज़्यादा करते हैं फॉर आई थिंक पॉलिटिकल रीजंस. बट एंड काफ़ी इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है. सो इससे बच जाना. बट थिंग इज कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज आर्यन इन्वेजन थ्योरी. इट हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा अगर हो सके तो पढ़ लेना एक बार. एंड देयर आर पेपर्स ऑल्सो रिगार्डिंग दिस. ओके, सो अभी के लिए आई एम स्टॉपिंग इट.